पढ़ रहा था कि एफआईआर जो फाइल हुआ है दयानिधि मारन के खिलाफ और उनकी सारी जो लिस्ट बनी है, सेकंड एफआईआर है 9 अक्टूबर को किया गया, सीबीआई वर्सेस दयानिधि मारन एंड अदर्स। उस एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि द एफआईआर आल्सो कंफर्म्स दैट द मिनिस्टर रिसीव्ड ₹550 crore ग्रेटिफिकेशन एंड और एफडीआई का भी वायोलेशन किया है उन्होंने लॉज का। यानी इस तरीके से एक सीधे बिल्कुल और सीधे तौर पर इसने तरीके से इन लोगों ने लिया है। अभी मुझे ये भी एक जानकारी नहीं मिली कि अपोलो जो हमारा हॉस्पिटल्स का चेन है उसके संबंधित मिसेस सुनीता अपोलो प्रताप रेड्डी जो है अपोलो के प्रमोटर, उनकी बेटी मिस सुनीता, ये हॉस्पिटल्स के उनके भी एयरसेल और बाद में सीटीआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके भी बहुत सारा शेयर इसमें था और लगभग उसमें लिखा गया कि ये 400 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक का अलग अलग लोगों को इसमें से घोटाले से पैसा मिला। मतलब ये इसकी मात्रा पर अगर हम देखेंगे तो और मतलब हम समझिए हमारी आंखें मतलब सर चकरा जाएगा। मतलब एक कागज को पढ़ते हैं तो बड़ा मतलब लगता है कि कितना और कैसा दिन में बिल्कुल सरकार के कागजों में इन लोगों ने पैसा खाया है। और देखिए और ये घोटाला, अब घोटालों को मैं अगर देखता हूं तो एक तुझी घोटाला, एक राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, इसको तो हम लोग पूरा देश भर में बोलते जा रहे हैं। और जो उस समय सब लोग मानते थे कि भाई नहीं, हमारे कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा सरकार में, बाकी सरकार के जो प्रमुख लोग हैं यानी प्रधानमंत्री जो है वो तो भोले भाले, उनका कोई रोल नहीं होगा, चिदंबरम तो अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, इस तरीके की बातें उस जमाने में उस समय लोग कर रहे थे 1 वर्ष पहले। लेकिन हम लोगों ने अपने बंगलोर के प्रस्ताव के समय साफ तौर पर कहा था कि अगर ये घोटाला हुआ है तो ये घोटाला ऐसे ही नहीं हुआ है, ये घोटाले के लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और चिदंबरम से लेकर ये सब लोगों के मिली भगत से और उनकी यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी, इनके मिली भगत से ही ये घोटाला हुआ है। ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर हम लोगों ने उस समय कही थी। लेकिन उसी समय देश में कोई ये बात नहीं कह रहा था और मुझे लगता है कि 1 साल बीत गया, हम बंगलोर से आज दिल्ली में मिले हैं। अब मुझे लगता है देश में किसी को ये मन में शंका नहीं रह गई कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री इसमें शामिल है और कैसे इस देश के चिदंबरम जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है वो कैसे इसमें शामिल है। सारी फाइलें इन लोगों के पास गई, सारे कागज इन लोगों के पास गए और उसके बाद इन्होंने किया है। और इसलिए कोई अगर ये मानता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे आंदोलन, ये आप लोग राजनीतिक आंदोलन क्यों ले रहे? अगर देश लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक सरकार अगर सारे निर्णय करती है तो केवल वो राजनीतिक है, इसलिए क्या हम चुप रहेंगे? अगर वो देश को लूट कर ले जाएंगे और केवल राजनीति हो जाएगी इसलिए हम चुप रहेंगे क्या? मैं ये सवाल सबको पूछना चाहता हूं। ये नहीं चलेगा। अगर ये राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे, ये राजनीति करेंगे, क्योंकि ये देश की राजनीति है, ये राष्ट्र नीति है। और हम अलाउ नहीं कर सकते कि हम देश का इतना बड़ा युवा संगठन, देश सबसे बड़ा युवा देश, और देश में इतने घोटाले हो जाए। और जिस तरीके से फाइलें इनके पास घूमी, जिस तरीके से इन्होंने घोटाले किए, मैं तो कई प्रांतों में गया तो मैंने कई जगह भाषण में कहा, कई लोगों ने सुना होगा, मैं कहता हूं कि इनकी मिनिस्ट्री कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट देती नहीं होगी। कैबिनेट की जब मीटिंग होती होगी तो ये लोग पूछते होंगे भैया तुम्हारे मिनिस्टर्स का बताओ, तो खेल मंत्री बताते होंगे कि भैया हम लोगों ने तो ऐसा खेल खेल दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। फिर दूसरे मिनिस्टर, भाई टेलीकॉम मिनिस्टर आप बताओ आपका क्या है? बोले हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है
कि हमने इन्होंने तो जमीन पे खेल खेला, हमने तो हवा में स्पेक्ट्रम का खेल ऐसा खेल दिया कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। फिर हमारे एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी को पूछते होंगे भैया आपकी मिनिस्ट्री की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ, तो वो बोलते होंगे कि भाई हमने तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली है, उससे कुछ तो कमाया है, लेकिन अब जब हम विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे तब हमारा जलवा देख लेना हम क्या कर लेते हैं। यानी इस तरीके से इनके टारगेट्स और इनकी मिनिस्ट्री इस तरीके से जिस देश में काम कर रही हो, उस समय हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि इनके रहते हुए इन लोगों को इंक्वायरी होगी जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और इन लोगों पर कार्रवाई होगी, इन लोगों की इंक्वायरी होगी और इन लोगों को अंततः दंड मिलेगा। ये कैसे हम सोच सकते हैं। एक कोई कलेक्टर या कोई किसी दफ्तर में कोई घोटाला हो जाता है तो उसको पहले पद से हटाया जाता है, तब उसकी इंक्वायरी ठीक से होती है। और देश के सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए जो फाइलें पीएम ऑफिस से गई है, वहां इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन पर कार्रवाई होगी, उन पर अंततः उनको सजा मिलेगी। और इसीलिए जब हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो, तो ये इसको भले ही कोई पॉलिटिकल कह दे, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर इस देश में भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलेगी तो आदत हो जाएगी, भ्रष्टाचारियों की भी आदत हो जाएगी, लोगों को भी आदत हो जाएगी। बड़े मुश्किल से विश्वास जगता है कि कुछ हो सकता है। लोग तो मानते हैं कि कुछ हो सकता है, लेकिन पिछले सालों में जो हुआ, उस साल पार्लियामेंट में आवाजें उठाई गई, आंदोलन चले, ये हुआ वो हुआ, अंततः कई लोग सीबीआई को थोड़ा सा हिलना पड़ा, सरकार को हिलना पड़ा, कोर्ट ने थोड़ा डंडा चलाया और लोग जेल में गए। तब लोगों के मन में यह आशा जगी, बड़ी मुश्किल से जगी कि नहीं, अगर हम कुछ करेंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार को हम मिटा सकते हैं, भ्रष्टाचार को हम समाप्त कर सकते हैं। यह आशा बड़े मुश्किल से जगी लोगों के मन में, और इसलिए हम इस जगी हुई आशा को ठंडा नहीं होने देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए हम लोगों का इस भ्रष्टाचारियों सत्ता छोड़ो जो हमने नारा दिया, उस आंदोलन को, उस मुद्दे को हमको आगे ले जाना जरूरी है, क्योंकि अन्यथा ये लोग इस तरीके से आप ना अपराधियों को सजा दे सकते, उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते, सजा क्या देंगे। और मैं और एक बात बोलता हूं, ये तो अब तक के उजागर में घोटाले हैं। अगर आपने किसी चोरों के घर में गए और उनको बोला कि बेटा चोरी थोड़ी कम करना, आजकल लोग ज्यादा तंग हो रहे हैं, तो क्या मान लेगा क्या वो मैं कहता हूं कि तो 3-4 मिनिस्ट्री के घोटाले आए, अभी और कई मिनिस्ट्री के घोटाले बाहर आएंगे। और हमारे देश की पूंजी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये, हमारे साधन, हमारी योजनाएं, हमारे 121 करोड़ लोगों का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में रखेंगे तो मुझे लगता है कि चोरी करने की हमने खुली छूट देने जैसा हो जाएगा। और इसीलिए इसके खिलाफ जोर से आवाज और आंदोलन करने की जरूरत है, भले इसको कोई किसी दूसरे अर्थ में ले। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार केवल कोई कॉन्ट्रैक्ट से घोटाले तक नहीं है, इसका एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। नया स्वरूप नीतिगत है, नीतिगत पॉलिसीज पर है। माइनिंग की पॉलिसी, जमीन बेची, जमीन के अंदर का बेचा, पानी बेचा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये लोग, इनका बस चले तो क्या क्या बेचे नहीं है। मैं एक दिन सुबह उठा तो मेरे मन में अचानक विचार आया कि ये लोग आगे जाकर हवा बेचेंगे। तो मैं सोचा कैसे बेचेंगे, तो दिल्ली में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं दुनिया में बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े लोगों की ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि पोल्यूशन बढ़ेगा। तो कहां से लाए, तो चलो भाई दिल्ली के पास हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी में बड़ी अच्छी हवा है, तो शिमला और सोलन के आसपास के एरिया का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे कि यहां से हम इतना 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 हजारों मीट्रिक टन हम ऑक्सीजन निकालेंगे, उतना आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो आपके लिए इतना छोड़ देंगे, बाकी उठा लेंगे, और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा और वो ऑक्सीजन चला जाएगा। फिर लोग चिल्लाने लगेंगे कि हमारा ऑक्सीजन गया कहां। और मैं ये आज आपको काल्पनिक लग रहा होगा कि, लेकिन ये काल्पनिक नहीं, क्योंकि चोरी और लालच जिसको लग जाए तो पता नहीं वो क्या क्या बेचते हैं, और ये स्थितियां भी बन सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतिगत है ये, माइनिंग की पॉलिसीज है,
ये खेती, जमीन, टेलीकॉम सेक्टर और हमारी सुरक्षा के साथ भी समझौता हो रहा है। हमारी सुरक्षा के साथ भी समझौता हो रहा है, देश की इंटीग्रिटी के साथ समझौता हो रहा है। इस तरीके की बातें हो रही है। देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार कोई एक स्वरूप नहीं है उसका। ये अभी नया मिलीभगत हो गई है। यानी जो ड्रग का धंधा करते हैं, जो एक्सटॉर्शन का धंधा करते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, जो नक्सल्स और इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी एजेंसीज कंपनियां दुनिया भर में शोषण करती है, दुनिया की ऐसी कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं जो दुनिया में कई प्रकार से शोषण करती है, ये सब मिलकर एक पॉलिसी के तहत कई प्रकार की नई नीतियां ऐसे देशों पर लगाई जा रही है जिसके ये नीतियों को पारित करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपयों की घूस दी जा रही है और उसके आधार पर ये नीतियां बदली जा रही है। और इसलिए इसको आराम से ऐसे सहजता से रोका नहीं जा सकता। मैं कई बार कहता हूं कि छात्रों ने जो आंदोलन किया है, युवाओं ने, देश ने कैंडल लाइट मार्च निकले, बहुत अच्छा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे सुनील बंसल जी तो ज्यादा कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इतने बड़े चोर हैं कि हमारे कैंडल लाइट मार्च से मानने वाले नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े आंदोलन के लिए हमको सोचना पड़ेगा। ये जिस तरीके से मैं देखता हूं कि ये भ्रष्टाचार के कारण जिस तरीके से बातें हुई है, मैं अभी एक सर्वे मेरे सामने आया था कि मैंने तो कहा कि नीतिगत, अभी अरब देशों के आंदोलन तो अलग है, उनके तानाशाहों के खिलाफ है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हम सरकारें बदल सकते हैं और बदलनी भी होंगी। लेकिन अमेरिका में मैं जो नीतिगत बात कर रहा था, अमेरिका में जो अभी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का आंदोलन चला, तो वहां एक, शायद सब लोगों को पता होगा कि वहां पर लोगों की जो आर्थिक मंदी आई, जो घोटाले हुए, कंपनियां, बैंक्स और जिस तरीके से डूब रहे हैं, आर्थिक घाटे में जा रहे हैं, और जिस कारण से लोगों की जो पब्लिक वेलफेयर की जो फैसिलिटीज उन देशों में है, लोगों के लिए जो सुविधाएं दी जाती है वो कम की जा रही, पेंशन घटाई जा रही, नौकरियां घट रही है। तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया है। वॉल स्ट्रीट है जहां पर लिस्टेड कंपनियां, यानी शेयर मार्केट का उनका स्थान है, जहां पर लिस्टेड कंपनियां ही, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी कंपनियां नहीं है, तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग की क्वालिटी के नाम पर उन्हीं कंपनियों ने पूरा कब्जा कर लिया है और अब लिस्टेड कंपनियों का ही माल लोग लेते हैं और इसीलिए शेयर मार्केट से ही वो संचालित उनका बिजनेस होता है और इसीलिए उसी को हम लोग ऑक्यूपाई करेंगे, उसको ही हम पकड़ेंगे, ऐसा ही आंदोलन था। उसका एक नारा था, तो नारा बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका एक नारा था कि हम 99% हम हैं, हम 99% हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि 1% लोगों ने पूरे देश की संपत्ति को कब्जा करके रखा है और 99% लोगों को शोषण के लिए, अभाव के लिए छोड़ दिया है। अब एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसकी पुष्टि कांग्रेस, जो मतलब अमेरिकन कांग्रेस का जो बजट होता है उसमें भी उन्होंने किया है। 79 to 2007 के बीच में अमेरिका की 1% जो जनसंख्या थी, उसका जो आय थी, इनकम था, एवरेज इनकम 275% बढ़ गया 1% लोगों का। और ये और 90% जो पॉपुलेशन था उसका $900 इतना जो इनकम था वो एवरेज में कम हो गया। अब ये किस समय की बात है? ये उस समय की बात है 2002 एंड 2007 के बीच में अमेरिका में 400 जो रिच पीपल थे, गरीब अमीर लोग, उनकी आय में, उनके इनकम में 392% की बढ़ोतरी हो गई। और ये सब उस समय का विषय है जब पूरी अमेरिका और पूरा वो
जब आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तो आर्थिक संकट का नुकसान किसको हो रहा था, ये इसके लिए ये आंकड़े पर्याप्त दिखाते हैं कि उन लोगों की आय तो बढ़ रही थी, लेकिन उन सब 90% लोगों की आय लगातार इस आर्थिक मंदी से घट रही थी। तो झेलना किसको पड़ा? भारत में भी भारत के बारे में भी एक सर्वे मेरे सामने है। वो अभी हमारे यहां तो कैसे करते हैं कि कुछ हो गया तो कुछ कर देते हैं। जैसे अमेरिका ने शिक्षा के लिए पॉलिसी लाई कि नो चाइल्ड लेफ्ट, मतलब कोई बच्चा शिक्षा के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने टाइटल दिया नो चाइल्ड लेफ्ट। हमारे यहां उसी को कॉपी कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान कर दिया। और सर्व शिक्षा अभियान तो अच्छा है, होना ही चाहिए, सब सीखना चाहिए, लेकिन लागू कैसे करेंगे, लागू कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और वहां सरकार का रोल आता है, इसीलिए सरकार को घेरना है। देखिए, हमें भारत के बारे में भी एक अल्ट्रा हाई नेटवर्क बन गया है। अल्ट्रा हाई नेटवर्क का मतलब होता है, ये वेल्थ एक्स नाम के एक संस्था ने सर्वे किया और काफी ऑथेंटिक सर्वे है ये। उन्होंने देखा कि भाई भारत में एक अति विशिष्ट पूंजीपति वर्ग का उदय हो चुका है और उस श्रेणी में भारत के 8,220 पूंजीपति आते हैं जिनके पास 47,57,57,000 करोड़ रुपया या 945 अरब डॉलर इतनी संपत्ति उन्हीं के पास है। ये हमारे टोटल जीडीपी की अगर तुलना करेंगे तो ये 70% ऑफ द जीडीपी है भारत के। ओनली 8,220 पीपल। ये हमारे देश के स्थिति को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे देश में 6,150 पूंजीपतियों के पास 150 से 500 करोड़ की संपत्ति है। 900 लोगों के पास 500 to 1,000 करोड़ की संपत्ति है। 880 ऐसे लोगों के पास लगभग 1,000 to 2,500 करोड़ की संपत्ति है। एंड 160 लोग ऐसे हमारे देश में जिनके पास 2,000 यानी 2,500 करोड़ 2,500 करोड़ इससे ज्यादा उनके पास संपत्ति है। तो ये आंकड़े सीधे तौर पर दिखाते हैं कि हम लोग, मैंने जो कहा कि भ्रष्टाचार नीतिगत भी है, मतलब नीतियां बनाने के नाम पर इतना पैसा खाया जा रहा है और वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब ये नीतियां बना देती है सरकार तो जो उसके लिए घूस देने वाले, रिश्वत देने वाले लोग हैं उनको इतना मुनाफा होता है, इतना मुनाफा। और किसके बदले होता है? तो वो देश के आम लोगों के बदले होता है, उनके जेब काटी जाती है। और इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि देश में ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे उद्योगपतियों ने इतने बड़ी कंपनियां बनाने के कारण दुनिया भर में वो अपना नाम कमा रहे, दुनिया भर की कंपनियों को टेक ओवर कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा है, लेकिन रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि भाई गवर्नमेंट ये नीतियां ऐसी बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स ले सकती है, अलग अलग प्रकार के टैक्स उन पर लगाती है। तो वो टैक्स अगर प्रॉपरली टैक्सेशन करे, प्रॉपरली वो पैसा ले और वो पैसा प्रॉपरली जनता के हित में लगाए, तो वास्तव में प्रश्न ये नहीं है कि भारत समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ। प्रश्न ये है कि भारत की समृद्धि से आम लोगों तक ये समृद्धि कैसे पहुंचे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसीलिए अब ये जो भ्रष्टाचार की जो है, मैंने कहा ये केवल 10-20 5 रुपए वाला भ्रष्टाचार नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी सूचना देते हैं कि हम लोगों को हर दफ्तर में आंदोलन करना चाहिए, हर कॉलेज में आंदोलन करना चाहिए, हमें ऊपर नहीं, हमें तो कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस में आंदोलन करना चाहिए। मैं मानता हूं वहां लोगों का बहुत दर्द है, उसके लिए कानून लाना पड़ेगा, हम लोगों को नए नए प्रकार की सिस्टम बदलनी पड़ेगी, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट विषय यह है कि हम लोगों को एक और बात समझनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये रोज मच्छर मारते रहेंगे तो उससे कोई गंदगी, मतलब उससे मच्छर खत्म नहीं होते। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मच्छर मारते रहेंगे तो मच्छर साफ हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास होगा वो तो अपनी मच्छरदानी लगाकर सो भी लेंगे, लेकिन वो सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। और इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जो एक बड़ा, मतलब जो आम लोगों के समझ में ना आए,
इतनी बड़ी लूट का जो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, और ये आज वर्तमान में बैठी हुई सरकार उस षड्यंत्र को बिल्कुल बड़े मतलब बेशर्मी से चला रही है। इसीलिए इसको बड़ी ताकत के साथ, एक बड़े व्यापक आंदोलन के साथ इसको रोकने की जरूरत है। आज जैसे ये हमारे देश में चिदंबरम है, देखिए कितनी निर्लजता की बात है। मतलब सारी फाइल उनसे घूमी हुई है, सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर और सारे अधिकारियों ने जो नोट बनाया वो नोट मीडिया में आ गया। सरकार ने माना कि हाँ ये नोट था, पीएम ऑफिस तक के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और जिसने सीधे सीधे चिदंबरम को ब्लेम किया है, उसके बाद भी सरकार अभी भी अपना मन नहीं बना रही है और बचाने में लगी हुई है। और इसीलिए हम लोगों को अब ये, कल किसी ने बहुत अच्छा कहा कि हम लोगों का आने वाला आंदोलन एग्रेसिव होना चाहिए, और ऐसे कुछ जो पॉलिटिकल टारगेट्स है उनको टारगेट भी करना पड़ेगा, तभी हम लोग ठीक से ठीक दिशा में जा सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन भ्रष्टाचार के संदर्भ में चल रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब भारत इतना खराब हो गया तो भारत डूब जाएगा क्या, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूं भारत डूबने वाला है। भारत तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है तो दूसरी तरफ आंदोलन भी जोर से उठ रहा है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा था, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो, कि मुझे लगता है कि भारत के लिए बिल्कुल लागू होता है वो, कि जाने, वो कहता है कि हम डूबने वाले नहीं है, जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, मैं डूबने वाला होता हूं और लहरें उछाल देती है, ऊपर उठा देती है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब हम लोग अभी क्या हो जाएगा। ये देश है आंदोलनकारियों का, यहां आंदोलन जरूर होगा, विरोध किया जाएगा। इसलिए मैं ये विषय आपके सामने जब रखता हूं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को जब आंदोलन की रणनीति इसके बारे में सोचते हैं तो बियॉन्ड लोकपाल भी जाना पड़ेगा, लोकपाल से और आगे जाना पड़ेगा। वी हैव टू लुक बियॉन्ड द लोकपाल। और इसलिए देश में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि देश में कोई एक से ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा राक्षस है, हर एक को आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोगों को हर आंदोलन करने वालों का सम्मान करना चाहिए, जहां तक संभव हो या उनकी इच्छा हो तब तक उनको सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों का स्वभाव है। जो देश के हित में होगा उसको हम सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन ये बात जरूर हम सबके ध्यान में रहे कि हमें बियॉन्ड लोकपाल सोचना ही पड़ेगा। और इसलिए बियॉन्ड लोकपाल सोचने वाली लीडरशिप, मैं फिर से ध्यान देकर सुनिए, मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, बियॉन्ड लोकपाल सोचने वाली लीडरशिप अब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को चाहिए। और उस लीडरशिप को बियॉन्ड लोकपाल सोचते हुए इस देश के इतने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को टक्कर देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो बियॉन्ड लोकपाल सोचने का काम करते हुए उस नए नेतृत्व को जन्म देने का काम हम लोगों को करना है। अपराधियों को दंड देना पड़ेगा, आगे भ्रष्टाचार, आगे अपराध न हो, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए भ्रष्टाचारियों को हटाना पड़ेगा और नए कानून लगाने पड़ेंगे, नई सिस्टम्स लगानी पड़ेगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, नीतियों में भी बदलाव करना पड़ेगा। और नीतियों के बदलाव की जब हम बात करते हैं और आंदोलन की जब बात करते हैं तो आंदोलन के, इस आंदोलन की अब राजनीति हो रही है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अब कोई सीधा सीधा नहीं है, अब इस पर भी राजनीति हो रही है। आंदोलन की राजनीति को भी समझना पड़ेगा, कौन कौन सा विषय उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, कब उठा रहा है, कैसे उठा रहा है। और इसलिए भोलेपन से हम आंदोलन करते जाएंगे तो आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन की राजनीति को समझना पड़ेगा, उसको मात देनी पड़ेगी। We have to understand the politics of anti-corruption movements। और इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है तो इसमें कोई छुआछूत नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। और मैं आपको कह देता हूं, ये पहले आंदोलन में भी हुआ है कि ये लोग नहीं चलेंगे, एबीसी वाले नहीं चलेंगे, संघ वाले नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेगा आगे।
इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन होगा उसमें मैं आपको डंडी की चोट पर कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य जनता का आंदोलन है और सामान्य जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का बिखराव पसंद नहीं करती है। वो राजनीतिक दलों में तो राजनीति समझ सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राजनीति वो पसंद नहीं करती है। और इसीलिए आने वाले समय में आपको बता देता हूं कि एक छुआछूत बंद करना पड़ेगा लोगों को और एक मंच पर सबको आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि परिस्थितियां उस दिशा में जा रही है। हम लोग तो पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप लोग भी अब इस मुद्दे को क्यों ले रहे हैं, आप लोग तो बाकी सब मुद्दे लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपातकाल के समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके पश्चात 87 में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। 87 का प्रस्ताव मेरे पास था। अभी 24 से 28 मई मैसूर में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद हुई थी। सूचना के अधिकार के बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था और उस मुद्दे को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। उसमें भी ये, और उसमें हम लोग उस समय से हम लोग ये कह रहे कि जिनका भी विदेशी बैंक में अपने खाता हो या बेनामी खाता हो उसको उजागर करना पड़ेगा और स्विस बैंक से संपूर्ण जानकारी भारत सरकार को लेनी पड़ेगी और इस पर एक संसदीय समिति बननी चाहिए। ये हम लोगों की कोई नई मांगे नहीं है। 87 में एक और प्रस्ताव हुआ था आगरा के अधिवेशन में, उसको भी मैं देख रहा था। उसमें भी लिखा था कि राजनीतिक दल अपने आए हुए को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करे, इसकी कानूनी व्यवस्था हो। देश की चुनावी प्रक्रिया में बुनियादी परिवर्तन किया जाए ताकि राजनीतिक पर से काले धन, असामाजिक तत्वों, विदेशी हस्तक्षेप के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। और मैं जब ये सब देख रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग तो, हमारे नई पीढ़ी के लोगों को ये जान देना चाहिए और किसी भी स्थिति में हम लोगों का ये भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की नियति भी वैसी है और हमारा दायित्व भी है। हम उससे भाग नहीं सकते। कई प्रकार की फैशनेबल बातें आजकल आंदोलन में, जब आंदोलन पॉपुलर होता है तो जिसको जो लगे वो बोलता है। विद्यार्थी परिषद ने भी एक समय कहा था कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रावधान होना चाहिए, कभी कहा था। लेकिन आज की सिचुएशन में हम लोगों को ये लगता है कि ये राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट हमारे 121 करोड़ के देश के लिए ठीक नहीं है। हमें संविधान ने राइट टू इलेक्ट, चुनने का अधिकार दिया है, उसको हमको लागू करना पड़ेगा। चुनने का अधिकार हमको लेना पड़ेगा और उसको ठीक तरीके से लागू करना पड़ेगा। उसके कई मुद्दे हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। चुनाव परिणाम, चुनाव में की व्यवस्था में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग भ्रष्टाचारी है, इनको हटा के आप क्या करेंगे, दूसरे आएंगे तो वो भी करेंगे, यहां भ्रष्टाचार है वहां भ्रष्टाचार है, बोलते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह से लड़ना पड़ेगा। अरे भाई भगवान राम के समय भी उन्होंने राम राज्य लाने के लिए किया, बाद में कृष्ण को लड़ना पड़ा, शिवाजी को लड़ना पड़ा, आपातकाल में आंदोलन हुआ, उसके बाद लड़ना पड़ेगा ही। समाज सुधरा नहीं और हम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट द करप्शन फ्री गवर्नमेंट। हाउ इट इज पॉसिबल? ये अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हम लोगों को। एक सरकार आएगी, भ्रष्ट होगी, लड़ेंगे, दूसरी आएगी फिर लड़ेंगे, फिर तीसरी आएगी फिर लड़ेंगे। ये लड़ते रहना पड़ेगा। कई लोग हमको डाइवर्ट करेंगे कि यहां का इश्यू उठा लो, वहां का उठा लो, यहां का उठा लो। नहीं उठाएंगे हम लोग। हम लोगों को भी राजनीति समझती है, हम लोगों को भी देश के भ्रष्टाचार को कैसे निपटाना है समझ में आता है। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, आज केंद्र सरकार देश की जो सत्ता में है और वो नीतिगत घोटाले कर रही है जिससे देश को दूरगामी नुकसान होने वाला है। बाकी रोजमर्रा तो हम रोज ही लड़ते हैं, इसलिए हमने ये प्रायोरिटी तय की है, प्राथमिकता तय की है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसमें कोई संदेह किसी को मन में नहीं रखना चाहिए, साफ तौर पे अपने मन रखना चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो कानून का अपने पास यह है कि भाई कानून से काम हो जाए। कानून है देश में तो उसके द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त तो हम हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में सिस्टम्स है, एग्जीक्यूटिव है, कोर्ट्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, उसके द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त हम हो जाए, ये भी एक प्रकार है। सरकार के ऊपर दबाव लाना है कि भाई भ्रष्टाचार जरा निपटाओ आप लोग,
ये भी एक तरीका है। तो कानून के द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा, सरकार के द्वारा, 3 प्रकार से हम भ्रष्टाचार निपटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं आगे की बात बोल रहा हूं, अगर तीनों लगता है कि फेल हो रहे हैं, तीनों लोगों के होते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसा आंदोलन होना पड़ेगा कि जिसमें ये तीनों में जो परिवर्तन करना है हम कर देंगे। चाहे कानून में परिवर्तन कर देंगे, सिस्टम्स में परिवर्तन कर देंगे, सरकार में भी परिवर्तन कर देंगे। तो आंदोलन का उद्देश्य है, साफ होना चाहिए हमारा आंदोलन। हम कानून पर भरोसा करते हैं, कानून से हो जाए, सिस्टम जो आज है उससे हो जाए, जो आज सरकार है उससे हो जाए। नहीं होता है तो आंदोलन ऐसा होगा कि जो ऐसी सरकारों को, ऐसे कानूनों को और ऐसी सिस्टम्स को बदलने का आंदोलन होगा। और इसलिए हमारे आने वाले समय के आंदोलन की जो रणनीति होगी, ये तीनों में बदलाव की होगी। क्योंकि जो भ्रष्टाचार में को नहीं निपटा रहे, उसमें वैसी व्यवस्थाओं को हम लाना चाहते हैं। ये राम राज्य की हम बात करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि राम राज्य क्या है। कल भी चर्चा हो रही थी, तो किसी ने कई प्रकार की व्याख्याएं कल सामने आई। मैं भी सोच रहा था कि क्या है, तो मैंने बहुत समय पहले रामायण की बात पढ़ी थी। उसमें ये लिखा था कि राज्य कैसे होना चाहिए। अभी तुरंत रेफरेंस मेरे पास नहीं है। उसमें ये लिखा था कि राज्य ऐसा होना चाहिए कि जो हम लोग जानते हैं कि जैसे पानी होता है, वाटर, उसका इवापोरेशन होता है, बाष्पीभवन, और बाहर ऊपर निकल जाती है और फिर उसके बादल बन जाते हैं। बादल बनते हैं, बाद में बादल ऊपर आते हैं, फटते हैं, हमारे ऊपर बारिश हो जाती है। तो बारिश हो जाती है, जब बाहर जाती है तो किसी को पता नहीं चलता, कब जाता है पानी ऊपर पता नहीं चलता है। और जब बादल से बारिश होती है तो सबको पता लगता है कि कहां यहां बारिश हो गई, यहां बारिश हो गई। तो बारिश आती है तो खुशहाली आती है। तो उसने कहा कि देश की सरकार जो होनी चाहिए वो वैसी होनी चाहिए कि जब वो टैक्स ले तो पता न चले कि टैक्स कहां से लिया। और जब वो वेलफेयर की योजनाएं करे, कल्याणकारी, तो सबको पता चले कि यहां रोड बन रहे हैं, यहां खेती हो रही है, यहां इरिगेशन हो रहा है, मतलब उसकी योजनाओं का पता चले लोगों को। लेकिन सिचुएशन रिवर्स है। टैक्स जब जाता है तो पता लगता है कि इस जेब से भी गया, उस जेब से भी गया, यहां से भी गया, वहां से गया। और जब वेलफेयर स्कीम्स आती है तो पता नहीं चलता कहां गई, यहां गई, वहां गया, ढूंढते रह जाते हैं। तो राम राज्य वो होगा कि जहां टैक्स कब जा रहा है सरकार के पास वो पता न चले, और जब वेलफेयर स्कीम्स आए तो हर एक जगह पहुंच जाए, बादल इक्वली हर जगह बारिश हो जाए योजनाओं की। तो ये इसका मतलब होता है राम राज्य। और इसलिए अब आने वाले समय में मुझे ऐसे लगता है कि दबाव काफी बढ़ गया है सरकारों पर, सिस्टम्स पर, कोर्ट्स पर, कानून बदलने का हर तरह के दबाव बढ़ रहे हैं। और विदेश में जो काला धन है, ये भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा नमूना है। मतलब किस तरीके से भ्रष्टाचार, मतलब हमारे देश के आम लोगों को तो वही मालूम था कि भाई कोई दफ्तर में क्लर्क लेता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50। अब कोई किसी ने मुझे कहा कि आप लोग ये 10 रुपया मत बोल दीजिए, अब रेट बढ़ गया है, अब 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 तक हो गया है। मैं ठीक है, मान लेते भाई। तो लेकिन अब वो नहीं है। अब ये जो एक नए प्रकार का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड भ्रष्टाचार है, ये लोगों को अगर मालूम नहीं है, और इसलिए अब इसके खिलाफ एक बड़े प्रकार का आंदोलन होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा देश मतलब बड़े बेईमानों का देश हो गया है। मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं हमारा देश ईमानदार लोगों का देश है। मैंने कई जगह कहा है, बड़ी अटपटी लगती है बात, दिख तो बेईमान ही रहे। मैंने कहा आपको दिख बेईमान रहे, ये देश में 50, 60, 70, 80 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो पीढ़ियों से ईमानदारी से, मेहनत से पैसा कमाते हैं, अपना गांव छोड़ते, अपना घर छोड़ते, कहां जाते, झुपड़ी में रहते, कष्ट करते, 12-12 घंटे मजदूरी करते, लेकिन ईमानदारी से जीते, पसीने खाते हैं। एक पीढ़ी नहीं दूसरी पीढ़ी को भी यही बताते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपनी नीति नहीं छोड़ते, अपना चारित्र्य नहीं छोड़ते।
लेकिन ईमानदारी से पीढ़ियों तक रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने देश में हमेशा इस देश के धर्म, संस्कृति और नीतियों को बचाया है। वो लोग भगवान राम के साथ अगर वानर सेना के रूप में होंगे तो हर लड़ाई में होते। 1857 में मरने वाले और लड़ने वाले ये देश के आम लोग थे, जिनको वैसे कुछ नहीं मिलने वाला था। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ हो या और सबके साथ वही लोग थे। 74 के 75 के आंदोलन में यही लोग थे जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं का साथ दिया था। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो देश में ईमानदार लोग हैं हमारे देश में, वो ईमानदार लोग चुनाव में उनको कितनी भी लालच दी जाए, जब उनको लगता है कि ये शासन ठीक नहीं है, वो चाहे बिहार हो चाहे तमिलनाडु हो, वो कितनी भी लालच दी जाए वो सरकारों को बदल देते हैं, वो लालच से नहीं आते। ऐसे ईमानदार लोगों का देश हमारा है। अब बस जरूरत है कि हम लोग, हमारे जैसे लोग, और ये आंदोलन को कोई हाईजैक न कर सके जो लोग दूसरी जगह ले जाए। इसलिए हमारे जैसे आंदोलनकारियों को इसका नेतृत्व अपने हाथ में लेना जरूरी है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो देश के ईमानदार आम लोग हैं वो राह देख रहे ऐसे सही नेतृत्व की, सही संगठन की, सही रणनीति की। और मुझे लगता है कि हमारा ये अधिवेशन इसके लिए निर्णायक साबित हो कि सही संगठन, सही नेतृत्व, सही रणनीति, सही गतिविधियां, सही आंदोलन के आने वाले समय के हमारे आंदोलन, ये सही रूप से हम इस आंदोलन, इस देश को दें। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के छात्र, युवा, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं तो इस देश के वो आम ईमानदार लोग जो इस देश में ईमानदारी चाहते हैं वो सब हमारा साथ देंगे और हम अपनी ऐतिहासिक भूमिका को जरूर बखूबी निभा पाएंगे। इतनी बात मैं आपके सामने रखता हूं और अपने शब्दों को